ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वेंकट रमन जी हैं, कह रहे हैं कि सर इन्हें शॉर्ट टर्म बाय करना है IRFC पे, तो क्या खरीदा जा सकता है? सो मैम IRFC में अगेन रेलवे स्टॉक्स में यही इशू है कि इसमें जैसे ही मूव आएगा वापस से डाउन साइड स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो जिस दिन ये 105 के ऊपर क्लोज दे तभी फ्रेश बाई बनता, उससे पहले फ्रेश बाई नहीं बनता। तो उसको 105 के ऊपर क्लोज देने दीजिए, तब जाके उसको बाई कीजिए। चलिए, 105 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही आप यहाँ पर बाय के बारे में सोच सकते हैं। सलाह आपको ललित जी की तरफ से दी गई है, तो बिल्कुल आप इसे अपने दिमाग पे रख करके चले। एक आखिरी सवाल अपने दर्शक का ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। इंजीनियर्स इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं सर, 243 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, आधे % से ज्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं, अर्जुन सिंह का सवाल। सो इंजीनियर्स इंडिया बहुत ही रेजिस्टेंस के पास में है, तो वो लेवल है 245 246। अगर ये आज 245 के ऊपर क्लोज दे देता है, आज नहीं तो कल देगा, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है आने वाले दिनों में। सो 245 बहुत ही बड़ा जोन है, अगर वो क्रॉस होता है तो 280 आपको बहुत जल्द देखने मिलेंगे। चलिए ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं IEX की। 125 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी खासी गिरावट आज काउंटर में हमें देखने को मिली है, 7.5% से ज्यादा की गिरावट है। ललित जी कैसे देख रहे हैं आप इसे? सो मैम हमारा यही मानना है, जिस स्टॉक में ज्यादा न्यूज रहती है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये रीजन हम अदानी में ज्यादा ध्यान नहीं देते, IEX में नहीं देते। IEX में आप हिस्ट्री रही है, हर थोड़े थोड़े दिन में न्यूज आने तो बड़ा फॉल आता है। सो अभी IEX में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 115 रुपए के आसपास, जहां से ऑलरेडी 3-4 बार उसने रिवर्सल लिया है। सो डाउन साइड में 112 से 115 इज द सपोर्ट, और अपसाइड में तो मैम अगेन वी विल अवॉइड इट फॉर एनी पर्पस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सबके लिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर किसी के पास है तो 112 के स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे मेंटेन करके चलिए। ओके, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, ये सलाह आपको दी गई है। अपसाइड मूव किसी पर्पस के लिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे सर हम समझना चाहेंगे CDSL में क्या करना चाहिए। एक अच्छी खासी जो है मूव आते हुए हमने यहाँ पर भी देखा है, 1371 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट है इस काउंटर में। ललित जी आपसे समझना चाहेंगे क्या रणनीति होनी चाहिए? सो मैम जब तक ये 1400 के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे, इसमें ट्रेड नहीं बनता है। जैसे ही 1400 के ऊपर क्लोज देगा, आपको कम से कम इसमें 5 से 7% का मूव दिखाई देगा, बट उसके लिए 1400 के ऊपर क्लोज चाहिए ऑन डेली बेसिस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुजलॉन के बारे में। सुबह भी हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि क्या रणनीति होनी चाहिए। ललित जी आपसे भी समझना चाहेंगे, 52 पर आ चुका है ये, क्या इस लेवल से बाय किया जा सकता है सुजलॉन में? नो मैम, जब तक सुजलॉन 54.5 के ऊपर क्लोज नहीं देता है आपको बाई नहीं करना। अगर बाई करना था तो 44-45 बहुत अच्छा लेवल था, तो ऑलरेडी वहां से अच्छा मूव आ गया है। अभी 54 के ऊपर जैसे क्लोज देगा 54.5 के ऊपर, तब बाई बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ 60 एंड 70। चलिए, तो यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के राय आपके साथ शेयर की गई है। स्टार्टिंग कमेंट्री में ललित जी आपने मेंशन किया था कि क्रूड के प्राइसेस जिस तरफ मूव होंगे इस मीटिंग के बाद में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर क्रूड तो महंगा हुआ ही है, कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पर फोकस में आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एशियन पेंट के बारे में सर बातचीत करना चाहेंगे। काउंटर आपको कैसा लग रहा है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए? सो हम एशियन पेंट्स में बहुत बड़ी न्यूज थी आज, उन्होंने प्राइस हाइक किया है अपने कुछ पेंट वाले प्रोडक्ट में, तो यही रीजन है कि आज आपको स्पाइक देखने मिला था सुबह सुबह, और अभी भी अच्छा मेंटेन कर रहा है। तो अगर आज ये 2500 के ऊपर क्लोज दे देता है, अगर 2500 के ऊपर क्लोज देता है तो बहुत ही अच्छी क्लोज होगी, और आने वाले दिनों में आपको एशियन पेंट्स में 2650 एंड 2700 के लेवल्स भी आ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एशियन पेंट्स में आप इन लेवल्स को देख करके चल सकते हैं। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जहां पर ज्यादा न्यूज हो वहां से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी चाहिए। अब हम ये भी समझना चाहेंगे कि ओला में क्या करना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक चला तो है, अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा डाइसी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पे भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। आपको लग रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ओला पर? सो आपने जब लास्ट भी बात हुई थी ओला में, तो वो सेम था कि 42 रुपीज एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था, 42-43 उसके ऊपर क्लोज हो तभी बाई करना है।
उससे पहले बाई नहीं करना है। तो जैसे ही 43, 42 के ऊपर क्लोज होगा, आप इसमें बाई कर सकते हो। बट अगेन वो ट्रेडिंग बेट होगी, कोई इन्वेस्टमेंट बेट नहीं है। आप ट्रेडिंग बेट करो विथ SL ऑफ 35, उसको आप राइड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए ओला नहीं है। ओला से अच्छा आपके पास में और भी काउंटर्स है फॉर टू व्हीलर्स, आप उसमें ध्यान दीजिए, ओला पे मत दीजिए। चलिए ठीक है, तो आपने कहा कि ओला पे ध्यान नहीं देना, किसी और शेयर पे जा सकते हैं, तो सेम प्राइसिंग में कहाँ जाना चाहिए सर? सो मैम देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटी। आप टीवीएस मोटर्स बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूअस ग्रोथ दे रही है। मतलब इट्स ओनली कंपनी जिसमें सेल्स ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। टीवीएस मोटर बहुत अच्छी कंपनी है। ओला, अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं ओला में नहीं डाल के टीवीएस मोटर में डालता। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप ओला के अलावा भी देख सकते हैं कहाँ पर बढ़िया मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा रिस्की भी नहीं हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर सर Q4 के रिजल्ट भी हम डिस्कस कर रहे थे। एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे में नेस्ले इंडिया पर समझना चाहेंगे, काफी बज में भी रहा है, इसकी खबरें भी निकल करके आई हैं, काफी नेगेटिव न्यूज भी थी। अब ऐसे में नेस्ले इंडिया कैसा लग रहा है आपको? मैम नेस्ले इंडिया चार्ट बहुत अच्छा है। शायद इसका आज रिजल्ट आगे आने का रिजल्ट आने वाला शायद इसका। और मैम 1330 ये बहुत ही अच्छा लेवल है। जब 1330 जैसे ही आएगा या क्रॉस हुआ, आपको बड़ी मूव देखने मिलेगी। और मैम एक चीज ध्यान रखना है, जो भी रिजल्ट सीजन में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी कमेंट्री ध्यान से सुनिए। वो कंपनी क्या बता रही है कि आने वाले जो 2 क्वार्टर है, Q1 और 2, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा वॉर का एंड क्रूड ऑयल का। चलिए ठीक है, सेम ये भी समझना चाहेंगे सर, डाबर पे क्या करना चाहिए? मैम डाबर अगेन, डाबर नेस्ले वाज वेरी गुड। डाबर से अच्छा नेस्ले, बिकॉज नेस्ले में सामने रेजिस्टेंस सिर्फ 1330 है, उसके बाद में बहुत अच्छा रन अप आ सकता है। डाबर में 443 प्राइस चल रहा है, 450 रेजिस्टेंस है, 460 रेजिस्टेंस है। सो डाबर अवॉइड करेंगे, बट नेस्ले इज अ गुड, नेस्ले ज्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट पे। नेस्ले ज्यादा बेटर है। आईटीसी, इसमें क्या करना चाहिए? सो आईटीसी को आप एफएमसीजी मानते हो नहीं मानते हो, वही एक बहुत बड़ी उसमें परेशानी रही है। तो हमारे हिसाब से आईटीसी इज नॉट एन एफएमसीजी कंपनी। सो आईटीसी में मैम अगेन, जिस दिन ये 312 से ऊपर क्लोज दे तभी इसमें बाई बनता, उससे पहले बाई नहीं बनता है। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एनएलसी सर शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? फ्रेश एंट्री की जा सकती है करंट लेवल पर? सपना सामल जी का क्वेश्चन। मैम एनएलसी बहुत ही बेहतरीन आज इसमें ब्रेकआउट देखने मिला। जो तो अभी मैम फ्रेश एंट्री नहीं है। फ्रेश एंट्री अगर आपको करनी है तो आप वेट कीजिए प्राइस को। अगर आपको 290 285 के पास वापस ही काउंटर मिल जाता है तभी फ्रेश बाई बनता है। अभी फ्रेश बाई बना अगर लेना आपको तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, मोहम्मद तहाजुद्दीन, इनका सवाल आया है विद्या वायर्स को लेकर के। विद्या वायर्स के सर टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? विद्या वायर्स मुझे अच्छा से उसका चार्ट एक्चुअली याद है, वो बहुत ही अच्छा रनअप उसमें आ गया है। सो ऑलरेडी मैम आप देखो नीचे से जब से वॉर स्टार्ट हुआ उसका प्राइस था अराउंड 46, अभी ये प्राइस चल रहा है 75, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो अगर अभी भी वो बने हुए हैं तो उनको टारगेट मेंटेन करना चाहिए 78 एंड 95। चलिए ठीक है,